हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोग अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत मापन मूल्यांकन पर आधारित बहुत ही प्रमुख और मुख्य प्रश्नों की एक श्रृंखला हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपके सामने। और ये जो श्रृंखला है ये है आपके पास पार्ट थ्री। ये जो श्रृंखला है आपका दो पार्ट हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस के दे दिए, यानी 30 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आज से हम यहाँ से ये जो वीडियो होगा 31 क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। आज भी हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए हम लोग ये 15 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास प्रश्न है मित्रों। प्रश्न ये है कि किस प्रकार के मापन में गणितीय संक्रियाएं लागू होती हैं। अब जैसा कि आप लोग मापन जानते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है नामित मापन में, दूसरा ऑप्शन है क्रमित मापन में, तीसरा ऑप्शन है आनुपातिक मापन में, या चौथा है आंतरिक मापन में। तो किस मापन में गणितीय संक्रियाएं लागू होती हैं ये आपको सही टिक करना है। तो जैसा कि आपको हम बताएं यहाँ पे कि नामित क्रमित मापन दोनों में गणितीय संक्रियाएं लागू नहीं होती हैं, और गणितीय संक्रियाएं आंतरिक मापन में जोड़ घटाना तो लागू होता है, जोड़ घटाव, लेकिन गुणा और भाग इसमें लागू नहीं होता है। तो इसलिए जोड़ घटाना लागू होने के बावजूद गुणा और भाग लागू नहीं होता है। इस कारण से आंतरिक मापन में भी संपूर्ण गणितीय संक्रियाएं लागू नहीं होती हैं। इसलिए हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, अर्थात आनुपातिक मापन में जो है गणितीय संक्रियाएं संपूर्ण रूप से लागू होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 32। परम शून्य या वास्तविक शून्य का मान किस प्रकार के मापन में इस्तेमाल किया जाता है। यानी परम शून्य, जिसको एब्सोल्यूट ज़ीरो बोला जाता है, इसका मान किस प्रकार के मापन में इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है नामित मापन में, या क्रमित मापन में, या आनुपातिक मापन में, या आंतरिक मापन में। तो इसका आंसर होगा मित्रों आनुपातिक मापन में। आनुपातिक मापन में संपूर्ण गणितीय संक्रियाएं इस्तेमाल की जाती है और साथ ही साथ परम शून्य या वास्तविक शून्य का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 33। आनुपातिक मापन स्तर में क्या संभव नहीं है। अब जैसा कि ये तो आपके लिए इजी प्रश्न हो गया है, तो आप आंसर कर सकते हैं। अब आनुपातिक मापन में संपूर्ण गणितीय संक्रियाएं इस्तेमाल होती हैं। गणितीय संक्रियाएं इस्तेमाल होने की वजह से इसमें जोड़ भी होगा, घटाव भी होगा, गुणा भाग। इसमें नामकरण नहीं होता है। नामकरण जो है नॉमिनल लेवल में होता है, यानी नामित स्तर में जो है नामकरण स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34। मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। यानी मूल्यांकन हमारे पास जो इवैल्यूएशन का शब्द है उसका क्या होता है। मूल्यांकन का पहला है ऑप्शन मूल्य का प्रभाव, दूसरा है मूल्य का अंकन करना, या सी है मूल्य को छोड़ना, या मूल्य के बराबर होना। तो इसका जो सही आंसर मित्रों बी ऑप्शन होगा, यानी मूल्य का अंकन करना आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब यहाँ पे देखिए 35 क्वेश्चन है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें मूल्य का निर्धारण किया जाए और जो मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है वो कहलाता है। यानी मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। तो मापन के अपेक्षा अधिक व्यापक हमारे पास क्या होता है, मापन होता है, या मूल्यांकन होता है, या आकलन होता है, या संशोधन होता है। तो इसका सही आंसर है मित्रों बी, यानी मूल्यांकन एक व्यापक स्तर पे काम करता है। क्योंकि किसी भी बालक का हम लोग सर्वांगीण विकास जो है, सर्वांगीण विकास हम किसके अंतर्गत देखते हैं, मूल्यांकन के तहत हम लोग देख पाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना, ध्यान से समझिएगा, प्रतीक आवंटित करना, जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सके है। यह कथन किसका है।
ठीक है, यह एक कथन है। फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सके। यह कथन है मित्रों ब्रैडफील्ड का, ये ध्यान रखना। ये कथन है मित्रों ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक का, ना ही कैमरेन का है, ना ही फेरोल का है, ना ही अरबिंदो का है। तो ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भी एक कथन है। मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कथन है किसका? ब्रैडफील्ड का है, या मोरडॉक का है, या N.M. डांडेकर का है, या NCERT के द्वारा परिभाषित किया गया। तो इसका सही आंसर मित्रों सी, यानी N.M. डांडेकर के द्वारा यह परिभाषित किया गया है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पाठ्यवस्तु के ज्ञान के आकलन के अतिरिक्त विद्यालयी पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त उद्देश्यों की एक विशाल तथा व्यापक श्रृंखला होती है जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रिया ऑप्शन आपके सामने है। मापन की प्रक्रिया कहलाता है, या मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाता है, या आकलन की प्रक्रिया कहलाता है, या शोधन। अब इसमें देखिए विशाल और व्यापक श्रृंखला की बात की गई है, तो इसलिए इसमें संपूर्ण बालक के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह कथन कहा गया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो 39 क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य कितने अंग हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य कितने अंग हैं? 2 हैं, या 3 हैं, या 4 हैं, या 5? तो मूल्यांकन के 3 अंग होते हैं, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन है, मूल्यांकन के निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? अब जैसे वहाँ 3 बताया गया, तो इसमें से कौन सा नहीं है? शिक्षण का उद्देश्य, मापन का उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, या व्यवहार परिवर्तन। तो आप यहाँ पे यह भी जान लें कि मूल्यांकन के कौन से 3 मुख्य नियम हैं जो इसमें दिए गए हैं। तो शिक्षण का उद्देश्य भी होता है, शिक्षण का उद्देश्य मूल्यांकन का होता है एक अंग। मापन का उद्देश्य भी होता है, अधिगम क्रियाएं होता है। इसमें व्यवहार परिवर्तन जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया का अंग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जो एक विमीय व अस्थाई होता है वो क्या कहलाता है? एक विमीय मतलब 1 डायमेंशनल होता है और स्टेबल होता है, तो वह मेज़रमेंट कहलाता है, या इवैल्यूएशन कहलाता है, या प्राइसिंग कहलाता है, मूल्यकरण, या डी आकलन कहलाता है। तो जिसमें 1 डायमेंशनल और स्थायित्व की बात की जाती है उसमें आपका मापन जो है एकदम सही आंसर होता है, अर्थात इसका आंसर ए हो जाएगा, मापन, मेज़रमेंट। 42 क्वेश्चन है हमारे पास, परीक्षा शब्द, यानी परीक्षा बहुत सा आप सुने होंगे। तो परीक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, इसमें है एक ओर से देखना, या दूसरी ओर से देखना, या चारों ओर से देखना, या इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है परिधन ईच होता है, यानी चारों ओर से, ईच मतलब देखना। तो यानी आपका जो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 क्वेश्चन है, मूल्यकरण और मूल्यांकन संबंधित होते हैं। पहला ऑप्शन कर्म निर्धारण से, या बी मूल्य निर्धारण से, या सी संस्कृति निर्धारण से, या इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यकरण और मूल्यांकन दोनों जो है मूल्य निर्धारण से संबंधित होते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो 44 क्वेश्चन है, मूल्यांकन का जो दृष्टिकोण होता है किसी बालक के लिए वो कैसा होता है, वो आंतरिक होता है या बाह्य होता है या दोनों होता है या चारों ओर होता है। तो मूल्यांकन का जो दृष्टिकोण होता है मुख्यतः आंतरिक होता है, यानी इंटरनल बिहेवियर या इंटरनल चेंजेस को वो जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है। अब 45 क्वेश्चन है लास्ट आज का, मूल्यांकन का दृष्टिकोण किसी भी विद्यार्थी के लिए कैसा होता है, आंतरिक होता है या बाह्य होता है या दोनों होता है या एक तरफ होता है। तो इसका जो मूल्यांकन का जो दृष्टिकोण होता है वो बालक के बाह्य परिप्रेक्ष्य में होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। अब जैसे मूल्यांकन और मूल्यांकन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। तो आंतरिक मूल्यांकन मूल्यांकन से संबंधित होता है, बाह्य जो प्रक्रिया होती है विद्यार्थी के वो मूल्यांकन से संबंधित होता है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन अभी पूर्ण होते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नई श्रृंखला नई MCQ के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।